हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी जेई प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। किरचॉफ सेकंड लॉ इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो किसके संरक्षण का नियम है? तो देखिए, जो पहला लॉ है किरचॉफ का वो होता है चार्ज कंजर्वेशन का, और सेकंड लॉ होता है एनर्जी कंजर्वेशन का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के पूर्ण मान के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो रेजिस्टेंस का जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से। थ्री पॉइंट स्टार्टर यूज्ड इन विच मोटर। जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका यूज़ किस मोटर में किया जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ होता है डीसी शंट और डीसी कंपाउंड मोटर में, और इसको सीरीज मोटर में स्टार्ट नहीं कर सकते। ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द फॉलोइंग केस एक्सपेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किस में ओम्स का लॉ लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे ओम का लॉ इलेक्ट्रोलाइट में भी लागू होता है, आर्क लैंप में होता है, वैक्यूम ट्यूब्स में होता है, लेकिन इंसुलेटर में नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वेरिएबल रजिस्टर्स आर। जो परिवर्तनीय प्रतिरोध होते हैं वो होता है वायर बाउंड रजिस्टर। विच मटेरियल इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी। यहाँ पे कौन सा मटेरियल है जिसकी लोएस्ट रेजिस्टिविटी होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, कॉपर होता है जो एक कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है और कंडक्टिविटी हाई होती है, इसलिए इसे एज अ कंडक्टर हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। विच मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड एज फ्यूज मटेरियल। फ्यूज सामग्री के रूप में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो देखिए, जो सबसे पहले जो फ्यूज़ एलिमेंट होता है वो कंडक्टर मटेरियल ही होना चाहिए, और इसे हम फेज़ वायर में कनेक्ट करते हैं ताकि जब इसे एक्सेसिव करंट फ्लो होती है तो ये पहले ही मेल्ट हो जाए और हमारे अप्लायंसेस को सेफ रखे। तो यहाँ पे देखिए, सिल्वर एक कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे कार्बन सेमी कंडक्टर है, इसलिए हम कभी भी इसका फ्यूज़ नहीं बना सकते। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका रेजिस्टेंस नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है? तो देखिए, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होना चाहिए। तो कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, लेकिन इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का पॉजिटिव होता है। सॉरी, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। थर्मिस्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। भारत व्हाट इज़ द टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया। भारत में कुल बिजली स्थापित क्षमता कितनी है? तो ये है 3,25,000 मेगावाट। द टर्म सर्ज टैंक इज़ एसोसिएट विद विच टाइप ऑफ पावर प्लांट। जो सर्ज टैंक यूज़ होता है वो किस प्रकार के बिजली संयंत्र में यूज़ होता है? तो देखिए, सबसे पहले सर्ज टैंक एक
एज अ प्रोटेक्टर यूज़ होता है, जो पेन स्टॉक को प्रोटेक्ट करता है, पेन स्टॉक को प्रोटेक्ट करता है। ये वाटर हैमरिंग से, जब एक्सेस वाटर फ्लो होता है तो एक्सेसिव प्रेशर से मेंटेन करने के लिए या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेसिव जो वाटर होता है वो सर्च टैंक में चला जाता है। तो ये यूज़ होता है हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट में। ऑप्शन ए राइट। बल्ब टरबाइंस आर, जो बल्ब टरबाइन होती हैं वो लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइंस होती हैं। ऑप्शन ए। Rankine cycle efficiency of steam power plant is in the range of, steam power plant की जो रैंकिंग साइकिल एफिशिएंसी की रेंज बतानी है हमें। तो देखिए जो स्टीम पावर प्लांट होता है उसकी एफिशिएंसी हम रैंकिंग साइकिल से बताते हैं। बेसिकली ये लो होती है क्योंकि एक्सेसिव पावर लॉस हो जाता है कंडेंसेशन में। इसलिए जो थर्मल, ये स्टीम पावर प्लांट या जिसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, इसकी एफिशिएंसी हमेशा कम ही आती है। तो ये होती है अप्रॉक्सीमेट, इसकी रेंज होती है 30 to 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एसोसिएट विद द इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट इन इंडिया इज़, तो जो भारत में भाप बिजली संयंत्रों के निर्माण और चालू करने से जुड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है उसे कहते हैं। तो देखिए उसे हम कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC। ऑप्शन बी। ओवरफीड स्टॉकर इंक्लूड, जो ओवरफीड स्टॉकर में शामिल होता है। तो देखिए इसमें शामिल होता है ट्रैवलिंग ग्रेड भी होता है, चेन ग्रेड होता है, स्पीडर होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, तो सोलर सेल की एफिशिएंसी लो होती है और ये सोलर सेल्स हमेशा बने होते हैं सिलिकॉन के। इसे फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसकी एफिशिएंसी होती है 17% के लगभग। यूनिट ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्पीड गवर्नर इज़, स्पीड गवर्नर के नियमन की इकाई बतानी है। तो देखिए जो गवर्नर होता है ये रोटरी स्पीड को मेंटेन करता है, मेंटेन या फिर रेगुलेट करता है किसी भी प्राइम मूवर की। और इसकी जो यूनिट होती है ये होती है हर्ट्ज पर मेगावाट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। फ्लैट रेट टैरिफ कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, तो जो फ्लैट रेट टैरिफ होता है, फ्लैट रेट टैरिफ में किसके आधार पर हम चार्ज करते हैं? फ्लैट रेट टैरिफ में चार्ज करते हैं यूनिट के हिसाब से। इस फ्लैट रेट टैरिफ में होता है कि एक जो कस्टमर होता है उसे एक डिफाइंड यूनिट तक अलग रेट देना पड़ता है एंड फर्दर उससे हाई यूनिट के लिए अलग रेट देना पड़ता है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ अंडरग्राउंड है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम ओवरहेड सिस्टम, तो जो अंडरग्राउंड जो हम पावर ट्रांसमिट करते हैं उसका हमें ड्रॉबैक बताना है ओवरहेड के कंपैरिजन में। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए एक्सपोजर ऑफ लाइटनिंग, तो देखिए ये तो इसके फ़ायदे हो गए क्योंकि एक्सपोजर ऑफ लाइटनिंग होता है ओवरहेड में, तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। हैवी इनिशियल कॉस्ट, तो देखिए अब जो अंडरग्राउंड केबल होता है उनको बिछाने में हमें हैवी इनिशियल कॉस्ट देनी पड़ती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी, एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेरिक हैजार्ड सच एज स्मॉक, आइस एंड विंड, तो देखिए जो एटमॉस्फेरिक ऐसी कंडीशंस होती हैं इसके डायरेक्ट टच में होता है आपका ओवरहेड, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
और इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन, तो ये भी ओवरहेड लाइंस में होता है। तो ये सारे ओवरहेड लाइन के डिसएडवांटेजेस हैं। इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम द वेट ऑफ कॉपर यूज्ड इन प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए जो वेट ऑफ कॉपर होता है ए, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। मीन्स वोल्टेज की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो वेट ऑफ कंडक्टर होगा उतनी कमी आती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। आरसीसी पोल यूजुअली हैव द स्पैन ऑफ, तो जो आरसीसी पोल्स होते हैं उनमें आमतौर में स्पैन होता है। देखिए स्पैन होता है दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस, इसको हम स्पैन कहते हैं। और जो आरसीसी पोल्स होता है वो अर्बन एरियाज़ में यूज़ होता है। और इसी का जो इसके ऑप्शन के तौर पे गांव में स्टील पोल यूज़ होता है। तो ये इनका स्पैन होता है 80 to 150 मीटर तक। द मटीरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर इज़, तो जो अर्थिंग निर्माण होता है ना अर्थिंग का, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो उसमें यहाँ पे देखिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज़ होता है अर्थिंग का यूज़ करने में। गैल्वेनाइज्ड स्टील में ऐसा इसकी लो कंडक्टिविटी होती है और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंड लोडिंग इन कोस्टल रीजन इज़ इन द रेंज ऑफ, तो तटीय क्षेत्रों में जो पवन का भार की सीमा होती है वो होता है 96 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के लगभग। द कर्व प्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज़, ओम का नियम का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कर्व होता है हमेशा लीनियर। और ओम्स का लॉ डिक्टेट करता है हमें कि जब तक हम किसी एलिमेंट के फिजिकल में कोई चेंज ना कर दें तब तक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। और ये इसका जो वक्र होगा हमेशा लीनियर फॉर्म होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ए वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट इज़ स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो देखिए यहाँ पे हमें पूछा है कि अगर एक तार का प्रतिरोध हमें 10 ओम दिया है, अगर हम इसकी मूल लंबाई में उसके 10वें हिस्से के बराबर की वृद्धि कर दें तो इसका प्रतिरोध अब क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है R न्यू इक्वल्स टू N स्क्वायर R ओल्ड। तो देखिए N को मैं लिखती हूँ, अब देखिए बेसिक वैल्यू हो गई मेरी 1। अब इसमें मैंने उसके 10वें हिस्से की वृद्धि कर दी, मतलब N की वैल्यू आ गई मेरी 1.1 और यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1.21 इंटू 10 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.1। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 वोल्ट 220 वोल्ट लैम्प टू द ऑफ अ 100 वॉट 110 वोल्ट लैम्प विल बी इक्वल्स टू। तो हमें जो दो लैम्प दिए हैं, तो अब देखते हैं हम जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P होता है। और यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है, तो R1 अपॉन R2, फिर ये V स्क्वायर अपॉन P के हिसाब से चलते हैं हम। R1 में दिया है हमें V 220, तो 220 का स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन देखिए R2 में दिया है 110 इंटू 110।
अब R1 में जो P दिया है हमें, तो यहाँ दोनों में P तो बराबर है, इसलिए P तो डायरेक्ट कट जाएगा। ये देखिए, इससे ये कटा 2 बार, इससे ये कटा 2 बार, सीधे सीधे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर आर। सुपरपोजिशन थ्योरम को हल करने के लिए उतने ही सर्किट की यूज़ होती है जितने कि इसमें सोर्स होते हैं। जितने सोर्स होंगे उतने ही इसमें सर्किट्स बनेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस बनेंगी। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में होता है, सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ होते हैं लीनियर सर्किट में, और सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं उन्हें शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। और हमें किसी भी एक ब्रांच में करंट निकालने के लिए इंडिविजुअल सोर्स के लिए निकाल के और लास्ट में उसे सम अप कर देते हैं। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, इफ़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज़ रिड्यूस्ड हाफ, द करंट विल। अगर एक प्योर इंडक्टिव सर्किट हमें दिया है और उसकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हम हाफ कर देंगे तो उसमें करंट कितनी होगी। तो देखिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट में आई होगी V/XL, और XL को लिखते हैं 2πfL। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πfL। अब मैंने F को हाफ कर दिया और ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, टू पाई एफ एल। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, बी डबल्ड। जनरली एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज़ मेड टू प्रोवाइड। तो देखिए, जो आमतौर पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है वो क्या देने के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये हमें देते हैं लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी राइट। इंटरनल हीटिंग ऑफ कैपेसिटर इज़ यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू। संधारित्र के आंतरिक ताप को आमतौर पर किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो जो देखिए, कैपेसिटर में जो इंटरनल हीटिंग होती है वो होती है लीकेज रेजिस्टेंस के कारण, ऑप्शन डी। द एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज़। तो देखिए, एवरेज पावर होती है VI cos phi। और जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है इसके लिए लेग, ये करंट होती है लेग इसमें 90 डिग्री, शार्पली 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे हमें एवरेज पावर 0 आएगी, ऑप्शन ए राइट। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज़ 0.95। किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक पारगम्यता है वो दी है हमें 0.95। तो जो इसमें मैग्नेटिज्म है वो कौन सा होगा। तो देखिए, डाईमैग्नेटिक मटेरियल में होता है <1। पैरामैग्नेटिक होता है =1, और फेरो में होता है <1। देखिए, 0.95 <1 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा ये। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप इज़ मोस्ट कॉमनली मेड फ्रॉम। चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप आमतौर पर बनाई जाती है फेरिक ऑक्साइड की, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। देखिए, यहाँ पे
जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, इनको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑपरेट करने के लिए। ये अपने ऑपरेशन के लिए जो पावर होती है वो खुद में ही जनरेट करता है। तो जो फोटोवोल्टिक सेल होता है ये सोलर एनर्जी को स्टोर करता है केमिकल एनर्जी के तौर पर, इसलिए इसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। वोल्टमीटर इज़ अ गैल्वेनोमीटर विद। तो अब देखिए, अगर हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के तरह यूज़ करना है तो हमें इसके सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और अगर हमें एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज़ करना है तो हम शंट में एक लो रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें वोल्टमीटर की तरह यूज़ करना है। तो ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। ए फ्रेशली पेंटेड लेयर मे बी ड्राइड इलेक्ट्रॉनिकली बाय। तो जो एक फ्रेश पेंट की हुई लेयर होती है उसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सुखाना चाहें तो हम कौन सी विधि का यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे हम करते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ करके इस फ्रेश पेंट को सुखाते हैं। इसमें डायरेक्ट करंट इस लेयर से फ्लो नहीं की जाती है। इसे एक कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक के तौर पे जैसे उसके बीच में डायरेक्टली फिल किया जाता है, इस लेयर को उसके बीच में फिल करके इसको ड्राई करते हैं। 2 हीटर rated at 1000 watt 250 volt each are connected in series across 250 volt 50 hertz AC means the total power draw from the supply would be। तो देखिए, ये सीरीज़ में हमें 2 हीटर दिए गए हैं। तो सीरीज़ में पावर होती है अपॉन P1 अपॉन 1 प्लस P2। ये हो जाएगा 1000 प्लस 1 अपॉन 1000। ये हो जाएगा सॉल्व करके 1000/2 P की वैल्यू, और ये आ जाएगा 500 वाट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंड्यूट इन। तो जो मोटर इंस्टॉलेशन है इसमें जो फ्लेक्सिबल कंड्यूट होता है इसका मैक्सिमम लेंथ होती है लेस देन 1.25 मीटर तक। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड फॉर करंट रेटिंग इन अ पावर इंस्टॉलेशन। तो जो पावर इंस्टॉलेशन होता है उसमें करंट रेटिंग के लिए एक सेफ्टी फैक्टर होता है, उसकी वैल्यू होती है 2। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन मिस हो गए शायद, सॉरी। द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फेज वाइंडिंग इज। जो सिंगल फेज वाइंडिंग होती है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ये इसका नेचर होता है पल्सेटिंग एंड स्टेशनरी। डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोवाइडेड विद। जो डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल मीटर होता है इनमें पिन्यूमेटिक डैम्पिंग यूज़ होती है। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट ड्रॉ बाय एन एसी सर्किट 12 प्लस J9। वट इज़ द फेज एंगल बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। देखिए, हमें एक एसी सर्किट में दिया है जो जिसके प्रतिक्रियाशील घटकों में प्रतिरोध 12 प्लस J9 है। तो इसमें हमें वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल दिखाना है। तो जो फाई होता है वो होता है tan इनवर्स XL अपॉन
आर। देखिए एक्सएल की वैल्यू 9 है और आर की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 9/12, और इसको लिख सकती हूँ सॉल्व करके 10 इनवर्स 0.75, और यहाँ पे जो एंगल है फाई उसका मान आ जाएगा 36.87 डिग्री, ऑप्शन बी। देखिए द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ये हमें दिया है वोल्टेज का मान, हमें इसका आरएमएस निकालना है। तो आरएमएस का ये फॉर्मूला होता है √ IDC का स्क्वायर प्लस हाफ I1 का स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे देखिए IDC दिए हमें 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस हाफ, और यहाँ पे 6 दिया हुआ है हमें I1, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, तो इसको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 34, ऑप्शन ए। फॉर एसी सर्किट VT, देखिए हमें VT के लिए इक्वेशन दी हुई है ये, और I के लिए दी हुई है ये। देन रिएक्टिव पावर अब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट, तो हमें यहाँ पे रिएक्टिव पावर दिखानी है। तो देखिए जो पावर होती है ये होती है VI कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो देखिए, और ये V और I का RMS वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम RMS में कन्वर्ट करने के लिए √2 से भाग देंगे, और यहाँ पे 25 को भी √2 से भाग देंगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो एंगल होता है अगर वो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 और 20 30 हो जाएगा, और रिएक्टिव के लिए होता है sin 30, तो sin 30 का मान हो जाएगा हाफ। तो देखिए इससे ये कट जाएगा 60 टाइम्स, ये आ जाएगा 60 × 25, और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये इससे ये कट जाएगा 30, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 750 VAR। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही थी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।